नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। अगर पहली बार आ रहे हैं इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि लॉकडाउन का जो सीक्वल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि अभी कब खत्म होगा नहीं पता, कोरोना काल कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। लेकिन इसी बीच में कुछ राहत की खबरें आ रही हैं, जैसे कि 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज आया है। आप कितना समझते हैं मुझे नहीं पता। और साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट घटाया है और 3 महीने ईएमआई की छूट टाइप की कुछ खबरें आई हैं। इन सारे विषयों को मैं क्लियर करने जा रहा हूं। जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं एम के अरोड़ा जी, नोएडा में बहुत सारे लोगों के समाधान लेकर आते हैं। आज मैं इनसे बात करने वाला हूं, पूछने वाला हूं। सबसे पहले तो बात करेंगे 20 लाख करोड़ वाला। सर 20 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं नहीं पता, आप समझा पाएंगे कि जो जनता है उनको क्या फायदा होने वाला है? देखिए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना लॉकडाउन के समय जो स्पीच भी दी, अलग अलग समय पर उन्होंने लॉकडाउन जैसे एक्सटेंड करते गए तो बोलते गए कि अभी जान जरूरी है। तो अंतिम लॉकडाउन एक्सटेंड करते समय उन्होंने बोला कि जान भी और जहान भी। उसके साथ ही उन्होंने घोषणा की 20 लाख करोड़ रुपए के एक राहत पैकेज की, जो कि 10% ऑफ भारत के जीडीपी की उन्होंने घोषणा की। अब 20 लाख करोड़ की अनाउंसमेंट के बाद फिर वित्त मंत्री जी एक अलग अलग दिन उन्होंने उसका ब्रेकअप करके घोषणा करते गए कि 3 लाख करोड़ का एमएसएमई के ऋण के लिए है, 10,000 करोड़ का स्टार्टअप है। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न मदों में उन्होंने उसके ब्रेकअप अलग अलग दिनों में पेश किए। तो ओवरऑल ये जो 20 लाख करोड़ का बहुत ही अच्छा राहत पैकेज है, लेकिन इसको राहत पैकेज का नाम नहीं दे सकते। राहत से मतलब है कि फौरी स्तर पर आपको लाभ पहुंचना। लेकिन यहाँ जो है ये राहत पैकेज थोड़ा सा दीर्घगामी है, लॉन्ग टर्म इसके बेनिफिट्स आएंगे। यानी कि इसमें जो कोशिश की गई है एमएसएमईज को लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाए, जिससे कि वो अपने उद्योग जारी करें, अपने चालू करें। जो अभी उसकी समस्याओं सब कुछ बंद हो गया है उनको ऋण दिया जाएगा। ये मेनली एक तरह से आत्मनिर्भर की एक उन्होंने परिभाषा उन्होंने एक इनकैप्सुलेट किया, आत्मनिर्भर बनाने की बात की है। तो उन्होंने आपको इमीडिएट आपके अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे। जैसे लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि अमेरिका में $1200 आ गए, कनाडा में इतने डॉलर आ गए खाते में, ऐसे कुछ आएगा, तो ऐसी कुछ उम्मीद मत कीजिए। हमारा भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, जहाँ हमारे यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन बहुत बड़ी अपने आप में बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है। तो इसके लिए ठीक है, एक ऋण आपको अवेलेबल होगा और आप उससे अपनी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो आगे अपना काम कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर जो मैं समझ रहा हूँ कि आत्मनिर्भर यानी कि पैसा देके सरकार आपको अपंग नहीं बना रही है, पैसा दे रही है, आप कमाओ और फिर वापस कर दो। ये अच्छी चीज भी है। कम से कम आपको ब्याज किस्त नहीं ले रही है 1 साल की आपकी। तो कुल मिलाकर एक अच्छी चीज भी है, कई तरह से इसे देखा जा सकता है। कुछ ना से बेहतर है। हाँ, अभी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, लोग ये नहीं कहेंगे साहब पैसा नहीं है। ओके है तो ठीक है, लेकिन मनी इज कमिंग विद ए कॉस्ट। ओके, तो दूसरा सवाल जो सबसे ज्वलंत सवाल एक मेरे दिमाग में समझ में आ रहा है कि रेपो रेट जो है लगातार दूसरी बार रिवाइज किया गया है। तो आम जनता, क्योंकि रेपो रेट देख के सब लोग खबरों में पढ़ लेते हैं बड़ी बड़ी हेडिंग में, लेकिन रेपो रेट कम होने का मतलब आम जनता पे, जैसे मेरे जैसा बंदा है जो ईएमआई पर जीता है, तो उसके लिए क्या बेनिफिट लेकर आएगा? देखिए, ये रेपो रेट का बेसिकली एक ये कॉस्ट ऑफ फंड है बेसिकली, जो आरबीआई निर्धारित एक बेंचमार्क है कि इससे ये जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम आपसे लेंगे फंड की। इसके अलावा अलग अलग रेशियोज हैं लिक्विडिटी के लिए, जैसे सीआरआर है, एसएलआर है। रेपो रेट एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो पहले 4.4% था, अब वो आरबीआई ने कहा था हम आपसे 4% अब लेंगे, रेपो रेट हमारा 4% रहेगा, 0.4% हम घटा देते हैं। अब आगे बैंक की जो फंड की कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अब बैंक आगे वो कस्टमर को कितना पास ऑन करता है या नहीं करता है, ये हर बैंक टू बैंक निर्भर करता है उसकी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पर। लेकिन इसका फायदा मिल सकता है अगर बैंक सही से इसका बेनिफिट है। सही से नहीं, बैंक की अपनी कॉस्टिंग होती है। बैंक अगर चाहे तो 0.4% आपका घटा दे। पर कुछ लोगों का बोलते हैं कि बैंक जाके करवाना पड़ता है, तो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। अच्छे बैंक तो
मोरेटोरियम के लिए भी आपको जाना नहीं पड़ा था, उन्होंने ऑटोमेटिकली आपको मैसेज कर दिया था। आप मोरेटोरियम में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैसेज में रिप्लाई कर दें यस। तो मेरा अगला सवाल मोरेटोरियम से ही है, क्योंकि एक शब्द पहली बार सुना है। मेरी डिक्शनरी में वैसे हिंदी के शब्द होते हैं पर अंग्रेजी के कभी कभार शब्द आते हैं। तो जो 3 महीने की जो राहत मतलब दी गई, छूट नहीं है कहेंगे इसे, कि 3 महीने की राहत दी है, ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाली है, तो इस पर आप क्या बोलोगे? देखिए, ये कोई राहत इस तरीके से दी गई है कि आपको आज पैसा नहीं देना है, आप उसको 3 महीने बाद चुकता करना सकते हैं। लेकिन जो 3 महीने आपको जो एक्सटेंड की गई है डेट, दैट इज कमिंग विद ए कॉस्ट, और वो कॉस्ट ज़्यादा है, ब्याज देना पड़ेगा। वो कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि एक कैलकुलेशन हर बैंक टू बैंक वेरी करती है। आपका लोन टेन्योर कितना है उसकी, जैसे 3 महीने का जो ब्याज आपकी, उसमें आपकी जो प्रिंसिपल रिपेमेंट है उसमें वो लेस नहीं करेंगे, ब्याज आपकी जोड़ दिया जाएगा अलग से। देखिए, मध्यम वर्ग का सरकार ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी ऐसा घोषणा नहीं है जिसमें मध्यम वर्ग को कोई फायदा हुआ हो। तो मध्यम वर्ग के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगा, क्योंकि आप इतने लोगों से साथ डील करते हैं, कि क्या उनको ईएमआई होल्ड करना चाहिए या देते रहना चाहिए? देखिए, यदि आपके सामने लिक्विडिटी की समस्या है तो आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है, आपको तो होल्ड करनी ही पड़ेगी। क्योंकि आज का जो समय है, एक ना तो रोजगार आसानी से मिल रहा है, रोजगार है तो सैलरी नहीं मिल रही है, बिजनेस है तो कहीं खर्चे देने पड़ रहे हैं, और अगर बिजनेस नहीं है तो वैसे लिक्विडिटी क्राइसिस है, लेबर को पेमेंट देनी है। तो इस समय आज की डेट में कुछ भी कहना आसान नहीं है। तो अभी ये समझ लीजिए स्थितियाँ क्लियर होंगी अक्टूबर नवंबर के आसपास, तब तक जाके एक पिक्चर क्लियर होगी एग्जैक्टली कि हमें करना क्या है। तो आज जो जरूरी है, आप अपने फंड्स को सुरक्षित रखें, बचत पर ध्यान दें, गैर जरूरी खर्चों से बचें। और लेकिन जब समय आएगा तो ऑटोमेटिकली गैर जरूरी खर्चों से ही हमारी इकोनॉमी भी चलेगी। एक चीज़ और, उनके लिए जो टैक्स जमा करवाते हैं, क्योंकि टैक्स जो लोग जमा करते हैं उससे बहुत बेनिफिट होता है सरकार को भी, और बहुत कुछ काम भला होता है देश का। तो अभी उसकी तिथि बढ़ गई है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। रिटर्न फाइल करने की जो तिथि है, देखिए, रिटर्न फाइल करने की जो तिथि है, पहले आपकी जो 31 मार्च 2019 की जो रिटर्न थी वो 31 मार्च 2020 तक आप भर सकते थे। अब उस पीरियड में जब लॉकडाउन की वजह से जितनी भी तिथियां थी वो सरकार ने 30 जून तक एक्सटेंड कर दी गई है। यानी कि अगर आप 31 मार्च 2019 की जो रिटर्न है वो 30 जून 2020 तक आप जमा कर सकते हैं। और उसके अलावा जो करंट ईयर की फाइलिंग है, जिसकी डेट 31 जुलाई होती थी, उसकी डेट सरकार ने 30 नवंबर कर दी है। तो ये नई तारीखें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि मुझे नहीं पता सरकार ने आपको कितनी राहत दी है, लेकिन हमारी इन बातों से आपको जरूर राहत मिल सकती है अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो सरकार फ्री में कुछ नहीं बांटती है, सब कुछ एक कीमत के साथ आता है, इसके लिए आपको तैयार भी रहना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अरोड़ा जी से कोई सवाल करना चाहते हैं, मैं इनको डायरेक्ट पहुंचा दूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi, उस पर आप मुझे आके सवाल करिए और मैं अरोड़ा जी के पास दे दूंगा। या अरोड़ा जी अपना ईमेल आईडी बता दीजिए लोगों को। देखिए, मेरा ईमेल आईडी है mkarorassociates@gmail.com। आप उस पर कोई भी आप अपना सवाल हो, कोई टैक्स संबंधित कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, आप उसमें अपनी मेल बॉक्स में डाल के भेज सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। तो पैसा बचाना पैसा कमाने जैसा होता है, और ये मौजूदा वक्त यही सिखाता है। इसी बात के साथ अपने बाड़ी को मैं विराम देता हूँ, कथा नहीं सुना रहा हूँ। अपना ध्यान रखिएगा।